नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग, भारत पर प्रेशर। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर कई देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो गए हैं और रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। भारत साफ तौर पर हमले को गलत ठहराने से बच रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप रूस के सख्त खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ पाबंदियों का असर भारत पर भी पड़ेगा। यह असर किस तरह का हो सकता है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका उन देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगा जो रूस से हथियार खरीदते हैं। बाइडेन प्रशासन भारत पर रूस से हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों की 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कलपुर्जों के लिए रूस पर ही निर्भर है। अगर भारत पर हथियार को खरीदने को लेकर पाबंदियां लगाई गई तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गलवान में हुए भारत चीन झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस के डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियार की जरूरत है। आपको बताते चले कि रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई फैसलों पर समर्थन किया है। हाल ही में रूस ने कश्मीर विवाद को लेकर भी लिए गए पीएम के फैसले का समर्थन किया था और यही कारण है कि मोदी खुले तौर पर रूस का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भी गैर हाजिर रहा। और वही बात भारत अमेरिका के रिश्तों की करें तो चीन के मुकाबले भारत अमेरिका का भागीदार रहा है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का भी एक हिस्सा है। क्वाड को लेकर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इन्हीं पर आज हम बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में भारत पर किस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमेरिका भी साफ तौर पर भारत पर प्रतिबंध लगाने की बातचीत यहां पर कर रहा है और गलवान झड़प के बाद भारत चीन का जो चीजें थी उस पर रूस ने खुले तौर पर समर्थन किया था भारत के फैसले का। तो रूस ने भारत के कई फैसलों का समर्थन किया है और एक यही कारण बताया जा रहा है कि खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है भारत रूस के खिलाफ। तो चीन से मुकाबला करने में भारत अमेरिका का भागीदार रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत क्वाड का हिस्सा भी है, ये भी आपको बताते चले। तो इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी हमारे साथ में हैं और विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा राजेश भारती जी से ही है। राजेश भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा है भारत को लेकर, भारत कहीं ना कहीं प्रेशर में है और वो रूस का खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अंशुल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ये बात भारत को अच्छे से पता है और ये भारत को इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि देखिए, अभी यूएस और उसके सहायक देश ये हर संभव कोशिश करेंगे कि भारत जो है रूस के सक्रिय समर्थन में तो नहीं है, लेकिन जो मौन समर्थन है, मौन भी समर्थन ही होता है, चुप रहना भी, उससे भारत अपना कदम पीछे खींचे और नहीं तो वो भारत के विरुद्ध जो आपने भी बताया कि वो प्रतिबंध वगैरह लगाने की, सैंक्शन लगाने की बात कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमेसी के लिए जो पूरा एक हमारा टीम है, पूरे भारत के पास एक तंत्र होता है, काम करता है, वो ऐसे ही अवसरों पे जो है उसकी परीक्षा होती है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका विश्व का नेता, लीडर था, तो भारत यदि अमेरिका के साथ था खुल के, तो रूस के साथ हमारे संबंधों पे उससे बहुत आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब रूस ने उसे चुनौती दे दी है, उसके इस प्रभुत्व को। तो अमेरिका जो है वो ये खुल के चाहेगा कि भारत या तो उसके साथ रहे या उसके विरोध में है, तो वो दोस्त नहीं है। लेकिन हमें ये बात अमेरिका को भी समझाना होगा कि यदि हमें उसकी जरूरत है तो अमेरिका को भी उसकी जरूरत, हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मुख्य मुकाबला आज सिर्फ भारत से नहीं है। अमेरिका को जो आने वाले समय में जो चुनौती है वो चाइना से मिलने वाली है। और अमेरिका ने क्वाड का गठन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो है, उसका उद्देश्य चीन की घेराबंदी करना है। तो हमें जो है अमेरिका को भी समझाना पड़ेगा। हमें देखिए, डिप्लोमेसी में जब कोई प्रेशर टैक्टिक्स को देश इस्तेमाल कर रहा है आपके विरुद्ध,
तो यदि आप उस प्रेशर टैक्टिक्स के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो वो और ज्यादा आप पे दबाव बनाएंगे। जी। यहीं पे जो है आपको सामना करना होता है प्रेशर टैक्टिक्स का, और बताना होता है कि भारत का राष्ट्रीय हित हमारा सबसे ऊपर है। 65% हमारे जो आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो रशियन मेड है। अभी एयर डिफेंस सिस्टम हमें जो है रशिया से मिलने, हम उसका पेमेंट कर चुके हैं। तो हमें रूस के इस तरह के प्रेशर में नहीं जाना है और न अमेरिका के प्रेशर में आना है। भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय समझ के हिसाब से भारत को अपनी भूमिका तय करनी है। और हम यदि ये मान ले या भारत का सत्ता तंत्र ये मान लेता है कि अमेरिका हम पे सैंक्शन लगाएगा, तो ठीक है, यदि अमेरिका हम पे सैंक्शन लगाता है तो हमको उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब तक कि भारत जो है मजबूती से अपने देश की इमेज को नहीं रखेगा तो हमें ये डर बना रहेगा, और ये डरने का कोई मतलब नहीं है। हम रूस के साथ सक्रिय समर्थन में नहीं है, लेकिन हम रूस के विरोध में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे और रूस के संबंध जो है कई दशकों के हैं। रूस ही एकमात्र देश है जिसने सुरक्षा परिषद में भारत के समर्थन में दर्जनों बार वीटो का इस्तेमाल किया है। तो एक रिलायबल साथी है। अमेरिका को भारत की दोस्ती अभी परखी जानी है। अमेरिका ने अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के किसी ऐसे मुद्दे पे जब भारत कहीं फंसा हो, भारत कहीं समस्या में हो, तो अमेरिका ने उसे वहां से निकाला हो। अभी तो ऐसा एक भी केस नहीं, लेकिन रूस ने हमें कई बार निकाला है। तो एक भरोसेमंद साथी को जो है, ठीक है कि हम पुतिन के इस कदम का हमने समर्थन नहीं किया, हमारे देश के सत्ता तंत्र से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया कि हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपने एक इतने मजबूत दोस्त को, हम हो सकता है कि जो हम कहते हैं कि दो चैनल है, एक जो दिख रहा है, एक बैकवर्ड डिप्लोमेसी चैनल होता है। तो बैकवर्ड चैनल से हो सकता है भारत का सत्ता तंत्र यूक्रेन के मामले पे रूस से कह रहा हो कि जो है शांति के तरफ रूस का कदम जाए, लेकिन बैकवर्ड चैनल की बातें पब्लिक में नहीं आती है। तो मेरा तो यही मानना है कि डरने की बात नहीं है, अमेरिकी सैंक्शन नहीं लगेगा। यदि हम प्रेशर टैक्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं तभी ये संभव होगा, और ये राजनीतिक रूप से जो है ये माना जाएगा कि हम राजनीतिक रूप से अमेरिका के साथ जो इतनी 2 दशकों की दोस्ती जो है उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे सवाल मेरा यह है कि भारत और जिस तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर एक तरीके से देखने को मिल रहा है, रूस और यूक्रेन की जंग है, लेकिन अब इसमें बीच में भारत जो है वो फंस गया है। लेकिन जब इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो रक्षा सौदे जो किए गए हैं रूस के साथ में, क्या उसका भी असर पड़ेगा भारत के ऊपर? देखिए, अमेरिका ने ये कहा भारत को कि तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। ये क्वेड की जो मीटिंग अभी हुई थी उसमें ये कहा कि न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलेगा। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देते हैं तो क्वेड जो बनाया गया है चाइना के ऊपर शिकंजा कसने के लिए, वो कमजोर हो जाएगा। और ये कहना कि अमेरिका का दबाव आ जाएगा, ये गलत है, ये उल्टा है। अमेरिका पे दबाव है क्योंकि उसे साउथ चाइना सी और इंडिया पैसिफिक में चाइना के खिलाफ दूसरा कोई देश नहीं है जो उसके साथ हो, और चाइना उसका दुश्मन नंबर 1 है। रशिया दुश्मन नंबर 1 नहीं है, चाइना उसका दुश्मन नंबर 1 है। तो लिहाजा अमेरिका का प्रेशर नहीं पड़ेगा, और अमेरिका के साथ हमको मजबूरन इसलिए रहना पड़ेगा कि हमें क्वेड को कमजोर नहीं करना है। अब अगर हम रशिया के साथ आते हैं तो रशिया का साथ अगर हम नहीं देते हैं तो हमने रशिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है 2030 तक के लिए। यही रशिया जो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना प्रारंभ किया है। और अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम रशिया के साथ मिलके यहाँ पे, चाहे वो असॉल्ट राइफल हो और या S-400 हो, अब उनके वो एयर डिफेंस सिस्टम भी ले रहे हैं और राइफल भी यहाँ बना रहे हैं। और तो और हम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल इस लेवल तक बना रहे हैं ज्वाइंटली कि उसे दूसरे देश खरीद भी रहे हैं, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम और इंडोनेशिया लाइन में है। तो हम रशिया को भी नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हमें एक न्यूट्रल स्थिति अख्तियार करनी है, जो अख्तियार की जा रही है और बहुत अच्छे से वो चल भी रही है।
अमेरिका लाख कहे कि तटस्थ से काम नहीं चलेगा, वो कहता रहे। अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे S-400 को खरीदने में, लेकिन हिंदुस्तान पे नहीं लगाए, ना वो लगा सकता, क्योंकि अमेरिका की जो ये पॉलिसी है कि अमेरिकन फर्स्ट, ये उससे पहले का हमारा ऑर्डर था रशिया के साथ S-400 खरीदने का, और हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से S-400 खरीदा है, क्योंकि थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का है, पहली बात तो वो कॉस्टली है, और दूसरी बात उसमें मल्टीपर्पज नहीं है। जैसे अभी S-400 में इसमें तो 36 टारगेट एक साथ अटैक किए जा सकते हैं और 5 मिनट में डिप्लॉय होता है। तो इसलिए हमें दोनों के साथ रहना है और न्यूट्रल पॉलिसी को कंटिन्यू करना है बगैर किसी दबाव के। आज सिचुएशन ये बनती जा रही है मैडम कि दुनिया में अब कोई दूसरा बड़ा देश हिंदुस्तान की बराबरी का नहीं है। इवेंचुअली इनको ही ये सारे लीडर इफेक्टिव तो हैं, लेकिन सम्मानित नहीं है। सम्मानित यानी कि रेस्पेक्टेबल लीडर अब केवल इंडिया है। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, लेकिन अगर बात करें यूएनएससी की बैठक की, क्योंकि जब ये जो सारा मसला यहाँ पर चल रहा है तो एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें भारत गैर हाजिर रहा। कितना सही रहा ये भारत का कदम और क्या इसके पीछे के कारण थे? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल पे गैर हाजिर रहना मैं समझता हूँ इट इज ए नॉन इवेंट। गैर हाजिर रहने से एक्चुअली इनडायरेक्ट सपोर्ट है रशिया की, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि डिस्कशन हो, रशिया चाहता है कि डिस्कशन नहीं हो। अगर हम उससे गैर हाजिर रहते हैं तो हम इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका इस बात को समझता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। पर मैं बात पूछ रहा हूँ किस सिक्योरिटी काउंसिल की? दिस सिक्योरिटी काउंसिल ये तो 1955 में मर चुकी थी, ये तो डेड बॉडी है। हम डेड बॉडी को 1955 से सारी दुनिया इसे ढो रही है। मैं आपके सामने तथ्य रखता हूँ। 26 जून 1945 को हिंदुस्तान के प्रतिनिधि डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर तब साइन किए थे जब ये क्लॉज मान ली गई थी कि वीटो पावर केवल 10 साल तक हम कंसीडर करेंगे। अगर 10 साल के अंदर इसकी समीक्षा नहीं हुई तो 10वें साल इसको सिंपल मेजोरिटी से, P5 नहीं, वीटो वाले देश नहीं, सिंपल मेजोरिटी से हटाया जाएगा। अब वो काम नहीं किया गया। इसका मतलब ये सिक्योरिटी काउंसिल 1955 में यानी 10 साल बाद डेड हो चुकी थी। ये तो डेड बॉडी है, इनइफेक्टिव बॉडी है। और ये किस बात के यूनाइटेड नेशंस हैं? क्या ये 5 नेशंस यूनाइटेड हैं? क्या ये एक दूसरे के अगेंस्ट वीटो नहीं लगाते? क्या इनके द्वारा स्थापित किया गया इंटरनेशनल लॉ, जिसकी वो बार बार दुहाई देते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी हो रही है? तुम्हारे नियमों की अनदेखी तब कहाँ चली गई जब फिलीपींस ने आपके खिलाफ चार्ज लगाया, चाइना के खिलाफ, और मान भी लिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी मान लिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन दांतहीन है। हमारे लोग खामोखा इनके ऊपर डिबेट करके सिक्योरिटी काउंसिल, फला काउंसिल, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है मैडम। मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी काउंसिल इज इम्पोर्टेंट, इज इनफैक्ट डेड, नॉट इम्पोर्टेंट, इज डेड सिंस 1955। और एक बात बताता हूँ जी, रशिया की हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? रशिया नाटो के खिलाफ है। ये वो चीज है जो दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती। अब वो दिखाई क्या नहीं दे रहा है मैं बताता हूँ। अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। क्यों? बोले इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसमें जैविक हथियार है, उसमें केमिकल वेपन है। ये सोच के, ये अंदेशे पे, ये भ्रम पे, ये सुनी सुनाई बातों पे उसने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद वहां से चुइया भी नहीं मिली, लेकिन कंट्री का सत्यानाश कर दिया। अब रशिया, ये जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन के 2 बड़े शहर हैं। एक तो कैपिटल है कीव और एक दूसरा शहर है ओडेसा। जो ओडेसा है वो एक नेवल बेस है, पोर्ट शहर है। ये 2 शहरों में 2 जैविक हथियारों के
लेबोरेटरी स्थापित किए जा चुके हैं, वैसे ही जैसे चाइना में वुहान का था। आप समझ रही हैं? चाइना में वुहान का वो लेबोरेटरी जहां से कोरोना निकला, उसी तरह के जैविक हथियारों को बनाने वाली 2 लेबोरेटरी अमेरिका ने इसमें यूक्रेन के कीव में और ओडेसा में स्थापित कर दी है, और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाकायदा इंटरनेट पे अवेलेबल है, चेक करिए। हालांकि ये अभी 2-4 रोज पहले ही सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका दूसरे देश में जैविक हथियारों से डर के उसे खत्म कर दे, और रशिया अगर अपने पड़ोस में किसी देश में वो जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ युद्ध लड़े, तो अमेरिका उसके खिलाफ हो जाए। डबल स्टैंडर्ड। हु विल लिसन टू अमेरिका? अमेरिका की छवि है क्या? अब आप मुझे बताइए, अफगानिस्तान वाले एपिसोड के बाद में वियतनाम में लड़े हार के भागे, सीरिया में, तो इन्होंने हर जगह इनकी फेथ कम हुआ है, और अब तो इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दी, आपने पिछले 2-3 महीने में क्या ऐसा देखा कि ताइवान के एयर स्पेस में चीन ने घुसपैठ की हो? नहीं की। उससे पहले हर दूसरे दिन करता था कि आज उसके 10 हवाई जहाज चले गए ताइवान में, आज 20 चले गए एयर स्पेस में। पिछले 2-3 महीने में, 2 महीने में नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि इस अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। जब सिचुएशन आएगी तो हम देखते हैं कि अमेरिका यूक्रेन का कितना साथ देता है। अब दिखाई दे गया कि कितना साथ देता है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है ये गेम चेंजर है। आज का डेवलपमेंट क्या है कि 2 दुश्मन एक ही बात को कह रहे हैं। अब दुश्मन कौन हो गए? रशिया और यूक्रेन। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हर मौत जो होगी उसका जिम्मेदार नाटो होगा। आज ही कहा है ना, यही बात तो रूस भी कह रहा है। बिल्कुल। ये जितने विनाश हो रहा है रूस की वजह से हो रहा है। तो यानी कि अब अगर ये दोनों देश मिलके ये कह रहे हैं कि नाटो गलत है, अमेरिका गलत है, तो ये अब दुनिया को समझ जाना चाहिए, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है जिस तरीके से सर ने जो तथ्य यहाँ पर रखे हैं? और एक सवाल मेरा आपसे यही है, वही यूएनएससी में जिस तरीके से भारत नदारद रहा, तो क्या इस तरीके से समझा जाए कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली रूस का समर्थन कर रहे हैं? निश्चित रूप से अंशुल जी, अब युद्ध में जब 2 देश आपस में संघर्षरत होते हैं तो जो चुप होता है वो जो है उसका मौन समर्थन माना जाता है, जिसके फेवर में वो चुप होता है। तो निश्चित रूप से हम ये मैसेज तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को दे ही रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये मैसेज तो जा ही रहा है कि भारत जो है वो रूस के साथ है, और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि रूस ने मैंने अभी पहले का लंबा साथ निभाया है। दूसरा, हमने अभी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 उसका पेमेंट किया हुआ रशिया को, उसकी डिलीवरी हमें आनी है, और हमें भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत के शहरों को, भारत की लोगों की जान माल की रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। चाइना के साथ किसी भी संघर्ष में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, और हमने रूस को इसका पेमेंट किया हुआ है। यदि हम रूस के विरुद्ध जाते हैं तो वो रूस डिलीवरी रोक देगा, और फिर किसी और देश से खरीदने में और फिर वहां से सप्लाई आने में फिर जो है 10 को लग जाएंगे। तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो हमारी तो एक मजबूरी ये भी है, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी का मामला नहीं है, ये मामला ये भी है कि हमें ये बात भी कहीं ना कहीं से हमारे डिप्लोमेटिक सिस्टम को ये बात लग रहा है कि नाटो ने लाटविया में, लिथुआनिया में, इन देशों में नाटो ने अपना प्रसार क्यों किया? ये सब जो है यूएसएसआर से अलग हुए देश हैं, और अब यूक्रेन को नाटो अपने फोल्ड में लेना चाहता है। तो यूक्रेन सीमा पे नाटो की उपस्थिति का क्या अर्थ है? कि इसका निश्चित रूप से यही अर्थ है कि वो जो है नाटो जो है इसके मदद से वहां अपनी उपस्थिति बनाकर जो है यूएस को नहीं बल्कि यूएस को मजबूत बनाना और रूस को कमजोर करना चाहता है, या रूस के ऊपर एक दबाव बनाए रखना चाहता है। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उसी प्रेशर टैक्टिक्स में यूक्रेन जो है अभी आक्रमण का शिकार नहीं होता यदि वो जो है नाटो के साथ जाने की
जो है इस तरह की बातों पे आगे न बढ़ा होता। यदि वो मान गया होता तो शायद ये जो स्थिति देख रहे हैं और मानवता की जो क्षति हो रही है, हर एक मौत, हर एक लोग जो घायल हो रहे हैं उसके प्रति भारत के लोगों की और मेरी भी संवेदना है कि मानवता सभी बातों से ऊपर है। लेकिन मानवता से ऊपर तो राज्य है, व्यवस्था है। राज्य को कायम रखने के लिए या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए हम लोगों को कुर्बान करते हैं और कर सकते हैं, इसलिए सेना बनाते हैं। यदि मानव ऊपर हो तो सेना की जरूरत नहीं, क्योंकि अंततः जब सैनिक लड़ेंगे तो उसमें मरने वाले भी मानव ही हैं। तो इसका मतलब है राज्य व्यवस्था, राज्य हमारे लिए मानवता से ऊपर है। और ये जो राज्य व्यवस्था है और उसमें जो नेशनलिज्म की एक चाशनी लग गई है कि हमारा देश सबसे आगे, भारत सबसे महान तो रूस सबसे महान, अमेरिका सबसे महान, अमेरिकन फर्स्ट, तो सारी दुनिया में ये नारे चल रहे हैं कि हर देश के लोगों के लिए उसका देश सबसे आगे है। बिल्कुल। तो ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद ने राज्य व्यवस्था को एक और ऐसा वो दे दिया है, हथियार दे दिया है जिसके बल से मानवता को कुचला जा सकता है, दबाया जा सकता है या किसी भी विचारधारा को लागू किया जा सकता है, थोपा जा सकता है। इस रूप में इसको दे। जहां तक रही यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर जो अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने जो कहा है कि वो 10 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का, मैं इस फैक्ट से अवेयर नहीं हूँ और मेरी जानकारी में ये फैक्ट नहीं है। वैसे हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक इस तरह का कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और एक बात सच्चाई मैं भी आपको बता दूं कि इस फैक्ट से मेरा भी वास्ता नहीं पड़ा है अभी तक, ये मेरी भी जानकारी में नहीं था जो आपने बात कही। फिलहाल बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रही। आपसे इस पूरे मामले को लेकर एक अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसकी धारा 109, इसमें कहीं कोई मैं संशय तो नहीं बता रहा। आप 109 को पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा कि 10 साल के बाद उसका 10 साल से पहले समीक्षा होनी थी और अगर नहीं हुई तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी, ये जो वर्ड सिंपल मेजोरिटी है आप इसे समझिए। तो दिस इज गिवन नंबर 1। नंबर 2, मैंने दूसरी आपको जानकारी दी कि भाई चीन में और ओडिशा में जो जैविक हथियार की लेबोरेटरी अमेरिका ने एस्टेब्लिश की है, कितनी है। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी है कुछ ऐसा तो नहीं कि हवा में से ला के दी है। नहीं, कहने का मतलब ये था, काफी रोचक जानकारी ये रही। अभी तक जितनी भी रिसर्च और इन सब चीजों में रही, ये हमारे आंखों तक अभी तक नहीं आ पाई है। अब मैं आपको अपनी आखिरी टिप्पणी में ये कहता हूँ, जब यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था, वर्सा पैक्ट खत्म हुआ था 1991 में, तब यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए ही अमेरिका ने ये षड्यंत्र रचा था और उसने कमजोर कर दिया। लेकिन 20 साल के अंदर पुतिन ने अपने देश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज रशिया के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बम है उसकी क्षमता है 800 किलो न्यूटन टीएनटी, और जो अमेरिका के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है उसकी क्षमता है 300 किलो न्यूटन टीएनटी, यानी कि रशिया उससे 3 गुना ज्यादा। तो रशिया की इस बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने के लिए यूक्रेन का सहारा लिया गया। यूक्रेन के ऊपर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका विश्वास नहीं करते। यूक्रेन को आप यूं समझिए कि वो यूरोप का पाकिस्तान है। जैसे हम पाकिस्तान पर यकीन नहीं करते, वो इस पर यकीन नहीं करते। जो मैं कह रहा हूँ उसका सबूत ये है कि पिछले 8-10 सालों से यूक्रेन गिड़गिड़ा रहा था हाथ जोड़ के कि मुझे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लो, मगर नहीं बनाया। मुझे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाने के लिए उन्होंने कहा साबित करो, तो इसने काम करने शुरू किए। इसने यूक्रेन के अंदर रशिया के टेलीविजन का प्रसार खत्म कर दिया। इसने पुतिन के 19 उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जो उसके खास थे, जिसमें पुतिन का गॉडफादर भी शामिल था वगैरह। तो इसको पाकिस्तान समझिए यूरोप का, इस पे कोई बिलीव नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका यूक्रेन को नहीं चाहता, वो तो यूक्रेन की तबाही चाहता है। क्यों तबाही चाहता है? अब ये आप कहेंगे कि बड़े अजीब की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना, जो चीजें छुपी रहती हैं, क्या छुपी है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया,
ये चारों देशों खड़े हो गए, कहने लगे आपने बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, रशिया के अंदर हमारा पैसा डूब गया, वहां के बैंकों के जो शेयर थे वो बढ़ गए और यूरोप पे कम हो गए। तो ये रेबेलियन में खड़े हो गए। इनको डराने के लिए, अपने कुनबे को एक रखने के लिए, नेटो को बनाए रखने के लिए उसने ये इनडायरेक्टली किया कि जब मैं बंदर को ट्रेनिंग देता हूँ तो कुत्ते को मारता हूँ। यानी कि यूक्रेन की तरह हाल होगा अगर आप नेटो में नहीं बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने यहाँ पर दी, समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की जंग में भारत पर किस तरीके से प्रेशर है, लगातार जंग जारी है। रूस के हमले पर कई देशों ने रूस के खिलाफ हो गए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी है, लेकिन इन पाबंदियों में भारत कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है। अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो यूक्रेन खफा हो जाएगा, और यूक्रेन अगर रूस का साथ देते हैं तो कई तरीके के जो सैन्य इनके समझौते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन अब भारत अपनी स्पष्टता किस तरीके से दिखाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।